नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोदी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। तो सबसे पहले मैं सभी विद्यार्थियों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि नया साल सबके लिए बेहतर साबित हो। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं विविधताओं में एकता। जैसे हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करने वाले हैं। पीछे की क्लास में हमने बातें की, भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। भारतीय संस्कृति की जो 6 मूल विशेषताएं उनके बारे में हमने पढ़ा है, जिसमें प्राचीनता है, आध्यात्मिकता है, सहिष्णुता है, ग्रहणशीलता है और ग्रहणशीलता को पढ़ लिया है हमने। तो ये जो विशेषताएं रही है, जो 6 विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा था, उसके अलावा उन विशेषताओं के पीछे भी इतनी विशेषता होते हुए भारतीय संस्कृति की जो मुख्य विशेषता रहती है इसमें कि विविधता होते हुए भी एकता रहती है। तो हमने पीछे की क्लास में बात की थी विविधताओं में एकता की बात की। तो भारत में विविधता की बात करें, विविधता यानी विभिन्नता। भारत जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें कई तरह की विभिन्नताएं पाई जाती, जैसा कि मैंने पीछे की क्लास में भी आपको अवगत कराया था। अगर बात की जाए तो भारत में जो भौगोलिक क्षेत्र में भौगोलिक रूप से कई तरह की विभिन्नता पाई जाती है। भौगोलिक रूप से बात करें तो कहीं पे जो पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं पे मरुस्थल देखने को मिलता है, कहीं पे उपजाऊ मैदान अपने को देखने को मिलते हैं, कहीं पे वर्षा तो अत्यधिक होती है और कहीं पे वर्षा होती नहीं है, बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है। और विभिन्न तरह के जो जीव जंतु भारत में पाए जाते हैं, विभिन्न तरह की वनस्पतियां भारत में पाई जाती है। ये विविधताएं भारत में बहुत हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा बात की जाए तो सांस्कृतिक विभिन्नताएं अपने को देखने को मिलती है। भारत के सभी प्रदेशों में रहने वाले लोग, चाहे उत्तर भारत में रहने वाले हो, दक्षिण भारत में रहने वाले हो, पश्चिमी भारत में या पूर्वी भारत में या मध्य भारत में, इनकी बात की जाए, इनके रहन सहन की बात की जाए, इनके खान पान की बात की जाए, इनकी वेशभूषा की बात की जाए, तो इसमें हमें कई तरह की विभिन्नताएं देखने को मिलती है। इन विभिन्नताओं के होते हुए भी भारत में जो एक मौलिक एकता पाई जाती है, इन विभिन्नताओं के अलावा बात की जाए, जिस तरह से हमें मौलिक एकता देखने को मिलती है, उस एकता को मूलतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो इनके पीछे, विभिन्नताओं के पीछे जो आधारभूत एकता का स्वरूप अपने को देखने को मिलता है, उसे ही 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो भौगोलिक एकता जिसे कहते हैं, भारत में भौगोलिक एकता पाई जाती है। उसके अलावा राजनीतिक एकता अपने को देखने को मिलती है और सांस्कृतिक एकता देखने में, विभिन्नता होते हुए भी इसमें एकता देखने को अपने को प्राप्त होती है। अगर विभिन्नताओं की बात की जाए तो जैसे हमने बात किया, भूखंड की विभिन्नताएं भारत में रहती है। कहीं पे देखो धरातल है, कहीं पे पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं पे पठारी क्षेत्र है, कहीं पे मरुस्थल देखने को मिलता है। तो ये भूखंड की विभिन्नताएं देखने को, कोई क्षेत्र है जो रेगिस्तान का क्षेत्र होता है, जहाँ जलवायु भी भिन्न भिन्न जलवायु अपने को देखने को मिलती है, कहीं पे वर्षा खूब होती है। राजस्थान की अगर बात की जाए, पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है, जैसलमेर, जो बाड़मेर का जो क्षेत्र यहाँ पे आता है, यहाँ पे बहुत कम वर्षा देखने को मिलती है। और इधर मेघालय जो चेरापूंजी है, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा अपने को देखने को मिलती है। ये विभिन्नताएं हैं जो भारत में पाई जाती है। जीव जंतुओं की बात की जाए तो जीव जंतुओं के रूप में विभिन्न, भारत में कई जगह पशुपालन में जीवों में विभिन्न, कहीं यहाँ बकरियां ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसलमेर बाड़मेर में बात की जाए तो कहीं किसी असम में अपने को गेंडे जैसी प्रजाति, सिंह जैसी प्रजाति, कई जगह जो जीव जंतुओं की जो कई नस्लें अपने को भारत में देखने को मिली। वनस्पतियों की बात करें तो वनस्पतियों में भी पेड़ पौधे जो असमान पेड़ पौधे अपने को देखने को मिलते हैं। अपने राजस्थान में कंटीले पेड़ पौधे मिलते हैं, तो जो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो फलदार पेड़ भी अपने को देखने को मिलते हैं। तो ये विभिन्नताएं जो अपने को देखने को मिलती है। लेकिन एक ऐसी विशेषता इनके पीछे भी अगर बात की जाए तो इनके पीछे जो ऐसी विशेषता जिसमें हमें आधारभूत मौलिक एकता देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम आज अध्ययन करें। तो इन विभिन्नताओं को, जो इन एकताओं को, मौलिक एकताओं को मूलतः 3 रूपों में विभाजित किया गया है। एक तो भौगोलिक एकता और राजनीतिक एकता और सांस्कृतिक एकता। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भौगोलिक एकता के बारे में।
आगे की क्लास में हम राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता के बारे में पढ़े। तो आज मूलतः हमारा उद्देश्य रहेगा भारत की भौगोलिक एकता के बारे में पढ़ना, विभिन्नता होते हुए भी भारत में किस तरीके से भौगोलिक एकता पाई जाती है। तो पहली बात तो मैं करूं, भारतीय अगर साहित्य की बात की जाए या भारतीय पुराणों की बात की जाए, महाकाव्यों की बात की जाए, तो उसमें प्राचीन काल से भारतीयों को विदित था कि इस भारत की जो एकता, भौगोलिक एकता के बारे में प्राचीन काल में जो भारतीयों को पहले से इसके बारे में विदित था और उन्होंने संपूर्ण जो भौगोलिक क्षेत्र को एक भारतवर्ष का नाम दिया। जैसे कि ये अपन देखते हैं कि ये भारत नाम कैसे पड़ा, तो अपने को भरत, आपको याद होगा जो राजा भरत के बारे में आपने सुना भी होगा, जो भाई हो तो भरत जैसा हो, श्री राम के भाई रहते हैं भरत। कई पुराणों महाकाव्यों में ऐसा कहा गया है कि उन्हीं के नाम पर भारत का नामकरण है, जो भरत राजा के नाम पर हुआ है। ये कई महाकाव्यों और साहित्यों में हमें उल्लेखित मिलता है। एक बात करते हैं विष्णु पुराण की। जो विष्णु पुराण है, पुराणों की जो रचनाएं होती है पौराणिक काल के दौरान बात की जाए तो जो वैदिक काल के पश्चात जो पौराणिक काल था, उसी पौराणिक काल में जो विष्णु पुराण की रचना होती है, विष्णु पुराण में उल्लेख देखने को मिलता है कि जो क्षेत्र अपन भारत क्षेत्र की बात करें, भारत प्रदेश की बात करते हैं कि जो प्रदेश हिमालय के तो दक्षिण दिशा में स्थित है और समुद्र के उत्तर दिशा में स्थित है, हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण दिशा में जो भौगोलिक प्रदेश स्थित है उसे भारत के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे रहने वाले लोग भारत की संतति है। ये विष्णु पुराण में हमें उल्लेख देखने को मिलता है। इस तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि अपने प्राचीन समय में भारतीयों को अपनी जो इस भौगोलिक एकता के बारे में ज्ञान था और इससे भली भांति वो परिचित थे। ये बात हमें विष्णु पुराण में उल्लेखित मिलती है। अब इसकी भौगोलिक एकता के बारे में अपन बात करें, भौगोलिक एकता कैसे दर्शाई देती है, तो भौगोलिक एकता की बात की जाए, अगर आपके दादाजी का कोई खेत है, मान लो दादाजी का खेत है, ये आपके खेत है, इसमें इस खेत के चाहे बंटवारे कितने ही हो जाए, आपके चाचा का हो गया, ताऊ जी का हो गया, जो भी हो गया, ये खेत के कितने भी बंटवारे हो जाए, लेकिन ये एक रूप से यानी जो पूरा खेत है वो समान ही दिखाई देगा। इसी तरीके से भारत में कई जो भौगोलिक प्रदेश है, कई विभिन्नताएं हैं, लेकिन ये पूरा भारतवर्ष जो इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है वह एक ही माना जाता है। अब इसकी बात करते हैं कैसे। भारत के उत्तर दिशा में आप देखो, उत्तर दिशा में जो दुर्गम पहाड़ है, हिमालय पहाड़ स्थित है, एक तरीके से ये दीवार का सा काम करता है जो हिमालय पहाड़ उत्तर दिशा में, यानी कि इसी तरह ये चार दीवारी की तरह ही हो जाता है। और उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा में बात करें तो दक्षिण दिशा में समुद्र से घिरा हुआ है भारत भौगोलिक प्रदेश है, जो एक तरीके से इस भौगोलिक प्रदेश को अलग दर्शाता है। ये बाकी देशों से जो सीमावर्ती देश है, जो सीमांत देश है, उनसे भारत को अलग करता है। चाहे इधर बात की जाए तो चाइना का क्षेत्र हो, चाहे भूटान का क्षेत्र हो, चाहे नेपाल का क्षेत्र हो, चाहे बांग्लादेश। हालांकि कई देश तो पहले भारतवर्ष के ही अंग थे, चाहे पाकिस्तान को ले लो आप, बांग्लादेश को ले लो, ये भारतवर्ष के ही अंग थे। तो इस तरीके से ये भारतवर्ष की जो भौगोलिक इकाई है इसको साफ रूप से प्रदर्शित करता है और कई विदेशी इतिहासकारों के द्वारा ये स्वीकार भी किया गया, जिसमें अगर स्मिथ जो इतिहासकार है इनकी बात की जाए, स्मिथ के द्वारा ये बात स्वीकार की गई कि भारत को स्वतंत्र भौगोलिक इकाई देखा माना जा सकता है। ये अपने आप में ही एक अलग भौगोलिक इकाई देखने को मिलता है। तो अपन बात करते हैं इसमें भौगोलिक एकता कैसे जो दिखाई देती है। भौगोलिक एकता की बात की जाए तो उत्तर दिशा में देख लो, स्वतः ही अपने आप जैसे मान लो ये उत्तर दिशा में पूरी की पूरी दीवार बनी हुई है एक तरीके से, और ये इस बाकी क्षेत्र मध्य एशिया से भारत को अलग करता है। और अगर बात की जाए यहाँ से, तो यहाँ से ये समुद्री एरिया है पूरा का पूरा, जो यहाँ पे जल भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है, इसी अपने आप जो इसकी सीमा निर्धारित हो जाती है, भारत की सीमा निर्धारित होगी। यहाँ किसी से जो सीमा टच नहीं है, तो पानी की वजह से ये भारत, तो ये इनके मध्य का जो क्षेत्र विष्णु पुराण में भी उल्लेखित है कि ये भौगोलिक इकाई जो प्रदेश है, भौगोलिक प्रदेश है, ये भारत के नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन समय से भारत एक स्वतंत्र भौगोलिक इकाई रही है।
और इसी वजह से भारत में भौगोलिक एकता देखने को मिलती है। चाहे यहाँ पे विभिन्न भाषा भाषी लोग रहते हैं, अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, और बीच में जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ये भारत को दो भागों में विभाजित करती है, एक तो उत्तर भारत में और एक दक्षिण भारत में। ये दक्षिण भारत का एरिया है और ये उत्तर भारत का। उत्तर भारत में अपन सभी आते हैं, ये पश्चिमी जो राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो, चाहे कोई हो, ये उत्तर मूल रूप से अगर दो भागों में विभाजित किया जाए तो उसमें अपन आते हैं। ये बीच में जो विंध्याचल पर्वत पठार देखने को मिलता है, ये पठार है अपने को दो भागों में विभक्त कर देता है भारत को, लेकिन फिर भी इसमें भौगोलिक समानता देखने को मिलती है। यहाँ पे कई भाषा भाषी लोग रहते हैं, कई तरह की भाषाएं इनके द्वारा बोली जाती है, रहन सहन इनका अलग है, खान पान अलग है, लेकिन सभी लोग एक ही संविधान का पालन करते हैं। ये भी एक अपने आप में जो राजनीतिक, हालांकि राजनीतिक एकता को दर्शाता है, तो सभी लोग संविधान का समान रूप से पालन करते हैं। और इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, जो एक भारतवर्ष देश है, उसी के मूल रूप से निवासी है। तो बात की जाए तो इस तरह अगर उत्तर से लेकर जो कन्याकुमारी तक अपने जो साहित्य में भी वर्णित है, और ये बातें विदित होगी आपको, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कई बार स्लोगन भी चलते हैं, ऐसे स्लोगन आपने सुना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारत एक है। तो ये कश्मीर तो उत्तर भारत में स्थित है, और दक्षिण भारत का जो अंतिम छोर है वह कन्याकुमारी का छोर होता है, हालांकि वो समुद्र में स्थित है। तो इस कन्याकुमारी तक भारत है, संपूर्ण भारतवर्ष को एक माना गया, और यही जो हमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधती है। ये भौगोलिक प्रदेश है, ऐसा ही भौगोलिक प्रदेश है जो बाकी देशों से अपने आप को अलग स्थापित करता है। अब बात की जाए तो ये प्रकृति प्रदत्त भौगोलिक इकाई स्वतः ही अपने को दिखाई देती है, प्रकृति के द्वारा ही ऐसा निर्माण हो गया कि इसके सीमाएं अपने आप निर्धारित हो जाती है। इसकी सीमाओं की बात करें तो उत्तर में तो पहाड़ आ जाता है। पहाड़ की बात की जाए तो ये जो हिमालय पर्वत है, हमेशा से ठंडी जो हवाएं होती है उनसे भारत की हमेशा से, जो रूस से दक्षिण साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से भारत की रक्षा करता रहा है। और भले ही विदेशी आक्रमणकारी जितने भी भारत आए उनसे भी भारत की रक्षा इसके द्वारा समय समय पर की जाती है, और दक्षिण में जो समुद्र के द्वारा इसकी सीमाएं निर्धारित कर दी जाती है। तो ये प्रकृति प्रदत्त एक भौगोलिक इकाई के रूप में दिखाई देता है, और इसी वजह से इसका आंतरिक विभाजन शून्य हो जाता है। आंतरिक विभाजन दिखाई नहीं देता है क्योंकि ये संपूर्ण क्षेत्र एक ही दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसका आंतरिक विभाजन जो भी हो, चाहे या अपन बात करें गुजरात की, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, MP की, जो भी है, ये विभिन्नताएं नाम मात्र की विभिन्नताएं रहती है जो गौण और शून्य हो जाती है, जो अपने को दिखाई नहीं देती है। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो मौलिक एकता है संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांध देती है। ये एकता, भौगोलिक एकता हमें देखने को मिलती है। स्मिथ जो इतिहासकार है, इसके द्वारा भी स्वीकार किया गया, भारत को स्वतंत्र भौगोलिक इकाई के रूप में इसके द्वारा स्वीकार किया गया। भूगोल वेदाओं के अनुसार बात करें तो सीमावर्ती देशों से भारत स्वतः ही अलग हो जाता है, चाहे नेपाल हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो। हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप के ही जो अंग माने जाते हैं, बात बताऊं आपको, भारतीय उपमहाद्वीप में जो पाकिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप में आता है, बांग्लादेश भारतीय उपमहाद्वीप में आता है, और ये श्रीलंका भी भारतीय उपमहाद्वीप में आता है। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो नेपाल भी भारतीय उपमहाद्वीप में आता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंग ही माने जाते हैं। विदेशियों के द्वारा प्राचीन काल से ही भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में स्वीकार किया गया, जिससे ये विदित होता है कि भारत जो एक स्वतंत्र भौगोलिक इकाई प्राचीन काल से ही रहा है। और अपने जो बात की जाए पूर्वजों को भी इसका भली भांति जो पता था, चाहे अशोक के समय की बात ले लो, जो सम्राट अशोक है, चाहे चंद्रगुप्त हो, तो उसी काल से भारत में भौगोलिक एकता अपने को देखने को मिलती है। अशोक के शिलालेखों की बात की जाए तो यहाँ अफगानिस्तान तक और पाकिस्तान तक, श्रीलंका तक अगर अपने को ये शिलालेख मिलते हैं जो भारत की भौगोलिक एकता को दर्शाते हैं। अब भूगोलवेताओं के द्वारा ये स्वीकार किया कि सीमावर्ती देशों से भारत अलग है। तो विष्णु पुराण की जो हमने बात की, विष्णु पुराण में ये बात उल्लेखित है, जो इस बात का प्रमाण है। समुद्र के उत्तर में स्थित और हिमालय के दक्षिण में स्थित भौगोलिक प्रदेश भारत है, और यहाँ निवास करने वाले भरत की संतति है। ये भारतवर्ष नाम जो प्राचीन अपने महाकाव्यों में वर्णित अपने को मिलता है, भारत का जो नामकरण भारतवर्ष देखने को अपने को मिलता है, ये प्राचीन काल में जो भारतीयों को भौगोलिक एकता से परिचित थे और भारतीयों को भौगोलिक एकता का ज्ञान था।
तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो भारत में विभिन्नताओं के बीच में जो एकता पाई जाए, विभिन्नताओं के बीच में जो आधारभूत एकता अपने को देखने को मिलती है उसके बारे में हमने जिक्र किया। और उसमें हमने जो मूल रूप से भौगोलिक एकता के बारे में जाना, किस तरीके से भारत में जो विभिन्नता, भौगोलिक विभिन्नता होते हुए भी भौगोलिक एकता हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे जो कई क्षेत्रों में जो पहाड़ है, नदियाँ हैं, मरुस्थल है, उपजाऊ क्षेत्र, फिर भी भारत में एक भौगोलिक एकता देखने को मिलती है। और प्राचीन समय से ये परंपरा देखने को मिलती है, जो भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में स्वीकार भी किया गया, विदेशियों के द्वारा ये बात स्वीकार की गई है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, या कोई चीज़ आप विस्तृत रूप से जानना चाहते हो, आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास है जो अपना शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी बात पहुंचा सकते हो। किसी तरह की राय और सुझाव वो भी आपके आमंत्रित है, आप निसंकोच बता सकते हो। तो एक बार पुनः मैं सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।